इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 से बैंकिंग आयकर वाला चैप्टर देखने वाले हैं, उसका सेकंड एक्सरसाइज। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग आयकर के बारे में देखेंगे। आयकर मतलब टैक्स के बारे में, कि किसी के इनकम पर टैक्स कैसे लगता है और टैक्स किस किस टाइप का होता है और किस किस टाइप के जो इनकम होता है या धनराशि होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और कितने लिमिट है और कहाँ कितना कितना में टैक्स लगता है और किस पर टैक्स नहीं लगता है उसके बारे में जानेंगे। और टैक्स कैसे ज्ञात करते हैं, टैक्स निकालने का जो मेथड है उसमें उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस किस धनराशि पर गवर्नमेंट छूट देती है हमें। तो इसमें एक धारा 80 दिया गया है। तो एक यहाँ पर आयकर 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 अधिनियम 1961 की आयकर अधिनियम नियम 1961 की धारा 80 के अंतर्गत कुछ जमा राशि है उस पर छूट दिया गया है। तो यहाँ पर दिए गए हैं जमा की गई धनराशि पर आयकर छूट की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है। 1,50,000 रुपये है। बट हम लोग को जितना भी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें सिर्फ 1 लाख तक छूट वाला ही मिलेगा। यहाँ पर दिया 1,50,000 तक छूट है, बट हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ 1 लाख तक ही छूट दिया रहेगा। जो सकल आय से घटा दी जाती है। तो जो जमा राशि है उसको हम लोग टोटल जो इनकम रहता है उस इनकम से हम घटा देंगे। ठीक, शेष आय पर आयकर की गणना की जाती है। उसके बाद जो आय बचेगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा, या मतलब आयकर लगाया जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन सी जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ जमा राशि दिया गया है इस धारा 80 के अंतर्गत। तो पहली जो जमा राशि है ये जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त। तो हम लोग जीवन बीमा करते हैं और वार्षिक किस्त है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जीवन बीमा वार्षिक किस्त है तो ये इस पर नहीं लगेगा। और यूलिप में जमा राशि, तो यूलिप में जो जमा राशि होगी वो वार्षिक किस्त होगा, तो इसका भी वार्षिक हम लोग को याद करना है। और सामान्य भविष्य निधि, भविष्य के लिए हम लोग जमा राशि बचत करते जाते हैं, तो उसका भी हम लोग को वार्षिक जमा राशि उसकी वार्षिक जमा राशि हम लोग को उसकी वार्षिक जमा राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर और दिया है गृह ऋण पर मूलधन जमा की वार्षिक राशि, बच्चों को देय शिक्षण शुल्क, सावधि जमा की राशि, और लास्ट ये है समूह बीमा या परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंश दान की राशि। तो ये जो जितनी भी जमा राशि है, यहाँ पर जितनी भी जमा राशि दी गई है, इन सभी जमा राशि का अगर टोटल योग यहाँ पर दिया है इसके अनुसार, यहाँ पर जितनी भी जमा राशि, सभी जमा राशि का अगर टोटल योग 1,50,000 तक हो जाता है तो 1,50,000 तक छूट है। अगर 1,50,000 से अधिक होगा तो उस पर छूट नहीं है। तो अगर इनकी जो जमा राशि है, जितनी भी जमा राशि होगी, तो यहाँ पर तो दिया है कि 1,50,000 दिया है, 1.5 लाख। तो इनकी जो जमा राशि ये सब के जो टोटल योग जो होगा, अगर वो 1,50,000 तक है तो उसमें छूट मिलेगा। अगर 1,50,000 से अधिक है तो हम लोग सिर्फ 1,50,000 तक को ही घटाएंगे कुल आय में। ठीक, और यदि अगर इसकी जो जमा राशि है, ये जो सभी जमा राशि है, ये सभी जमा राशि का योग अगर ओनली 1 लाख होता है और यहाँ पर 1,50,000 दिया है, अगर सिर्फ 1 लाख होता है तो उस 1 लाख को हम लोग टोटल आय में से हम घटा देंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, बुक से ही बता देता हूँ इसको। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए मैं कॉपी का यूज़ कर लूँगा, कॉपी से बता दूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है तो समझ लेते हैं पहले। एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-9 में आय 4,28,000 रुपये थी। तो एक कर्मचारी है, उसकी जो आय है 2008-9 में, तो उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम सालाना, तो उसकी जो इनकम है वो 1 लाख, इसमें 2008-9 में उनका जो आय है वो 4,28,000 रुपये थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में तथा 25,000 रुपये अर्धवार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम में जमा किया। मतलब 2,500 रुपये जो है वो प्रति माह, हर माह भविष्य के लिए वो बचत कर रहा था।
तो 2,500 रुपये जमा कर रहा था हर माह, तो इसका हम लोग को वार्षिक ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इसके साथ 2,500 के साथ 12 गुणा करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो एक साल में वो कितना भविष्य निधि के लिए कितना जमा कर रहा है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर 25,000 जो रुपये है ये अर्धवार्षिक भविष्य निधि है, जीवन बीमा है ये पॉलिसी में, जीवन बीमा पॉलिसी है, उसमें अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में 25,000 रुपये जमा करता है, मतलब एक साल में उसका 50,000 रुपये जमा होगा। अगला है उसने 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, और 30,000 रुपये का वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है। और इसके बाद तथा 25,000 रुपये एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए। तो 25,000 रुपये वो दान किए हैं, तो दान पर भी लिमिट रहता है टैक्स, कितने में कितने दान पर कितना टैक्स लगाना है करके, तो यहाँ पर दिया है। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा के कुल, यहाँ पर जमा के कुल 1 लाख रुपये तक आयकर से छूट है। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी पढ़े हैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1,50,000 तक छूट बोला है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 लाख तक छूट होगा करके। तो 1 लाख तक जो ये जो सभी जमा राशि है, सभी जमा राशि की जो राशि है अगर 1 लाख तक हो जाती है तो उस पर छूट होगा। अगर 1 लाख से अधिक होगा तो सिर्फ हम लोग 1 लाख ही घटाएंगे, क्योंकि 1 लाख में ही छूट है। इसलिए अब यहाँ से अब ट्रस्ट में दान की राशि जो की है 25,000 रुपये ट्रस्ट में दान किए हैं, तो ये जो 25,000 रुपये ट्रस्ट में दान किए हैं तो इस पर 50% पर छूट होगा और 50% पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर दिया है राशि का 50% आयकर में छूट धारा 80C के अंतर्गत है। तो उसके अंतर्गत धारा 80C के अंतर्गत सिर्फ 50% पर ही टैक्स लगेगा। तो 25,000 है तो इसका 50% जो होगा वो 12,500 होगा, तो 12,500 पर ही टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन रख दिया है, तो 3 कंडीशन रखा है, इसका शर्त है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कंडीशन ये है कि 1,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,50,000 से 3 लाख के जो बीच की राशि जो होगी उस पर 10% टैक्स लगेगा, और 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो राशि होगी उस राशि पर 20% का टैक्स लगेगा। अब हम लोग सभी को काउंट कर लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जितनी जमा राशि है इन सभी जमा राशि को हम लोग योग कर लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे कुल आय में। सबसे पहला काम तो हम लोग को जो दान की है ट्रस्ट में दान किए हैं ना, यहाँ पर ट्रस्ट में चैरिटी ट्रस्ट में दान किए हैं 25,000, तो इसका हम लोग पहले 50% निकाल लेते हैं, इसको पहले घटा लेते हैं। उसके बाद जितनी भी जमा राशि है उन सब को हम लोग योग कर लेते हैं, उसके बाद आय में घटा देंगे कुल आय में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कर्मचारी की कुल आय 4,28,000 रुपये है। तो कर्मचारी की जो कुल आय है वो 4,28,000 रुपये दिए गए हैं। तो ट्रस्ट में जो दान की गई राशि है वो 25,000 है, तो इसका 50% 12,500 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो इसके जगह पर गुणा, इसके जगह पर 1/100, तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,500 रुपये होगी। तो 12,500 रुपये पर छूट होगा। तो और जो इसको 12,500 रुपये पर छूट होगा उसको हम लोग इसमें माइनस कर दिए। इसको जो आय है 4,28,000 उसमें 12,500 रुपये को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास 4,15,500 रुपये बचेगा। तो 4,15,500 रुपये ये तो बचा है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि उसकी जो जमा राशि है वो कितना हो रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं, आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि। तो कुल धारा 80C के अंतर्गत कुल जमा राशि जो है वो सामान्य भविष्य निधि के लिए, जीवन बीमा के लिए, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र है। तो तीन प्रकार की जमा राशि उसके पास है। तो जो सामान्य भविष्य निधि है वो हर माह प्रति माह 2,500 रुपये जमा करते हैं। तो 12 से हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा। और जो भविष्य निधि है, सामान्य भविष्य निधि, उसमें वो अर्धवार्षिक जो जमा कर रहे हैं वो 25,000 है। तो 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 साल का है, तो 1 साल में 2 6 माह होता है, इसलिए हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। मतलब अर्धवार्षिक जमा राशि है, जीवन बीमा जमा राशि है वो 25,000 रुपये है अर्धवार्षिक, तो 1 साल का वो 50,000 हो जाएगा। और राष्ट्रीय बचत पत्र ये वार्षिक दिया गया है तो ये तो 30,000 ही होगा, ये 30,000 हो गया। अब यहाँ पर इनका टोटल जो योग है वो हो रहा है 1,10,000 रुपये। तो क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग को कि 1 लाख तक छूट होगी, इसलिए हम लोग सिर्फ इसमें से 1 लाख को ही घटाएंगे। ठीक,
तो 4 लाख जो 15,000 रुपये बचा है इसका, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है आयकर में छूट की राशि 1 लाख रुपये। अतः अतः कर योग्य आय, अब कर जिस आय पर कर लगेगा उस आय को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके पास जो ट्रस्ट में जो दान की, उसके दान के बाद जो बचा है आय, उसका ये 4,15,500 रुपये है। अब 1 लाख तक छूट है, तो जमा राशि जो है उसमें 1 लाख तक छूट है, इसलिए हम लोग 1 लाख को ही घटा रहे हैं। तो जब इसमें हम लोग 1 लाख घटाएंगे 4,15,500 में, तो 3,15,500 बचेगा। तो 3,15,500 में अब टैक्स लगेगा। ठीक, अब इसके आगे को मैं कॉपी में बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो कर योग्य जो आय बचा है वो कर योग्य आय 3,15,500 रुपये है। तो 3,15,500 रुपये है, तो उसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,500 रुपये लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर लिए हैं। तो जब 1,50,000 रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा, तो इस पर कोई कर नहीं लगेगा। उसके बाद 1,50,000 के बाद उसके पास और 1,50,000 है, तो 1,50,000 जो है इस पर टैक्स लगेगा। और 3 लाख के जस्ट बाद देखो, यहाँ से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 लाख होगा। अब 3 लाख के बाद जो 15,500 रुपये बचा है, तो इस 15,500 रुपये पर 20% टैक्स लगेगा। मतलब यहाँ पर इस वैल्यू पर 1,50,000 पर 0% टैक्स लगेगा, और ये 1,50,000 पर 10% का टैक्स लगेगा, और ये 15,500 रुपये पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक, क्योंकि ये जो 1,50,000 रुपये है वो 1,50,000 रुपये के बाद वाली ये राशि है, और इसके बाद 15,500 रुपये और बच रही है। तो 15,500 रुपये और जो बच रही है वो 3 लाख के बाद वाली जो राशि है, तो इस पर लगेगा 20% टैक्स। और 1,50,000 और 3 लाख के बीच में 1,50,000 रुपये जो बचेगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के पास इसमें 10% का टैक्स लगेगा, तो यहाँ हम लोग इस पर 0% का टैक्स लगेगा, तो इसकी 0 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कर लिख लेते हैं हम लोग। इसका कर जो मिलेगा, यहाँ से हम लोग को कर मिलेगा वो लगेगा 1,50,000 रुपये का 0% टैक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। और कंडीशन सेकेंड जो है, सेकेंड कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मिलेगा हम लोग को कर की राशि। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस राशि पर 10% टैक्स लगेगा। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 1,50,000 रुपये का 10% टैक्स। तो 10% इसमें टैक्स लगेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, 1,50,000 के साथ गुणा करेंगे 10 का, और बटे में हम लोग 100 लिखेंगे, अपान में ये परसेंट की जगह पर। तो यहाँ से ये 0 कटेगा और ये 0 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बची है राशि, ये हम लोग के पास 15,000 बच गया, तो ये होगा 15,000 रुपये। जब 1,50,000 रुपये पर जब 10% का टैक्स लगेगा तो 15,000 रुपये बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन थर्ड नंबर का जो कंडीशन है वो कंडीशन इस टाइप के है। तो यहाँ से भी हम लोग को कर मिलेगा, तो कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको आयकर लिख सकते हैं, आयकर, इसको भी आयकर लिख सकते हैं, इसको भी आयकर लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो राशि बची है ये 15,500 रुपये बचा है, इस पर 20% टैक्स लगेगा। तो 20% लगा देते हैं इसमें। 15,500 रुपये है, इस पर 20% का टैक्स लगेगा। तो 20% का टैक्स लगेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, अपान में 100। अब इससे कैंसिल करेंगे, 0 कट जाएगा। अब इसका दोगुना जो वैल्यू आएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,100 रुपये। 3,100 रुपये हो गया। तो ये हो गया 3,100 रुपये हो गया। अब तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को जो आयकर मिला है उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आयकर लिख लेते हैं। तो टोटल जो आयकर हम लोग को यहाँ पर आयकर जो हो रहा है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 रुपये मिला है, तो उसको तो लिखना नहीं पड़ेगा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 15,000 मिला है हम लोग को, ये 15,000 हो गया, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मिला है। और थर्ड कंडीशन से हमें मिला है 3,100 रुपये मिला है, तो ये हो जाएगा 18,100 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया 18,001, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, 18,000
100 रुपये हो गया। तो ये 18,100 रुपये हो गया। ये अब इस पर शिक्षा कर लगेगा। तो एजुकेशन जो टेस्ट है वो एजुकेशन टेस्ट है, वो टेस्ट वो सॉरी वो टैक्स जो है वो 3% लगेगा, 3%। तो ये जो अभी जो ये जमा राशि के बाद जो ये जमा राशि को घटाने के बाद जितना हम लोग को पास आयकर मिला है वो मिला है 18,100 रुपये मिला है। तो इस 18,100 रुपये पर अब शिक्षा कर लगेगा। शिक्षा का जो कर है वो 3% लगता है, तो इसमें शिक्षा कर लगेगा 3% लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं शिक्षा कर, इसका शिक्षा अधिभार कहते हैं इसको, शिक्षा अधिभार। तो इस पर 3% जब लगेगा तो लिख सकते हैं हम लोग 18,100 रुपये के साथ 3% का हम टैक्स निकालेंगे। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर अपन 100 लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ इंटू जब होगा वैल्यू तो हो जाएगा 543 रुपये, 543 रुपये होगा। अब देख लेते 543 रुपये होगा। अब ये वाला जो आयकर है, ये आयकर मिला है, ये वाला आयकर और ये आयकर, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुल आयकर हो जाएगा। इसको हम देय कुल आयकर कह सकते हैं। तो देय कुल आयकर जो है इन दोनों का योगफल होगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी कुल देय आयकर। तो उस कर्मचारी का कुल देय आयकर इस टाइप से होगा 18,100 रुपये, ये हो गया आयकर। और ये जो है वो शिक्षा वाला जो आयकर लगेगा वो 543 रुपये लगेगा। तो टोटल जो योग होगा उनका कुल देय आयकर जो होगा वो होगा 18,643 रुपये। तो जो एक कर्मचारी है जिसको हम लोग गणना करे थे आयकर का, तो उस कर्मचारी को 18,643 रुपये उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आयकर विभाग को। तो ये हो गया हम लोग का आंसर।